Good morning, friends. This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithms, we are going for solving recurrences using change of variable method. So far, we have studied various methods to solve the recurrences. इन methods में हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, मास्टर थ्योरम से रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इटरेशन मेथड से रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे एंड रिकर्शन ट्री मेथड से गिवन रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये पांचों के पांचों टेक्निक हमने रिकरेंस सॉल्व करने के लिए अर्लियर क्लासेस में देखे हैं। एंड द एजेंडा फॉर टुडेज क्लास इज टू स्टडी हाउ टू सॉल्व द रिकरेंस विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। तो जब कभी भी हमें कोई रिकरेंस दिया है तो उस रिकरेंस को चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी हैव टू स्टडी इन टुडेज क्लास। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है कि फर्स्ट सिलेक्ट अ वेरिएबल इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म एंड पुट अ वेरिएबल एज सब्स्टिट्यूट इन द रिकरेंस रिलेशन, देन फॉर फाइंडिंग द एक्चुअल रिजल्ट प्लेस द चोजन वेरिएबल बाय द कॉम्प्लेक्स टर्म। अब एग्जैक्टली क्या है, तो बेसिकली जब कभी भी हमें कोई रिकरेंस चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना रहेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ही अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इसलिए अप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि वेरिएबल का फॉर्मेट हम चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक के जो हमने 5 मेथड्स देखे हैं, ये 5 मेथड से सॉल्व होने वाला रिकरेंस हमारे पास नहीं दिया हुआ रहेगा। कुछ तो भी अलग ही तरह का रिकरेंस अगर हमें मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर रिकरेंस पे कॉम्प्लेक्स टर्म कौन सा है वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। एंड वंस वी विल गेट द कॉम्प्लेक्स टर्म, उस कॉम्प्लेक्स टर्म को हमें सब्स्टिट्यूट करा के उस रिकरेंस को नॉन फॉर्मेट में लेके आना है। और कॉम्प्लेक्स टर्म को सब्स्टिट्यूट करा के रिकरेंस को नॉन फॉर्मेट में लेके आने के प्रोसीजर को ही हम चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड कहते हैं। तो वी हैव टू स्टडी this working principle of solving the recurrences by change of variable method with the help of an example. So here we have one example. आप यहाँ देख सकते हैं, example is given as consider the following recurrence relation which is given as t of n is equals to twice the square root of n plus log n. Solve this recurrence by change of variable method. तो पर्टिकुलरली ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया हुआ रह सकता है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड स्पेसिफाई की हुई रह सकती है। शायद ऐसा समझो कि मेथड अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है फिर भी इस रिकरेंस को फिर हम अपने कोई तो भी नॉन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नॉन मेथड से सॉल्वेबल है तो बात ठीक है। लेकिन जैसे कि इस रिकरेंस को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं t of n is equals to twice the square root of n plus log n, तो इस पर्टिकुलर रिकरेंस को हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लॉगरिथमिक रिकरेंस नहीं है। सेकंड, क्या इस रिकरेंस को हम होमोजेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते क्या? तो इस रिकरेंस को हम होमोजेनियस मेथड से भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि t of n minus 1 t of n minus 2 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस रिकरेंस का फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो ये कुछ अलग तरह का है, अलग तरीके का है। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n इस तरह की टर्म यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। एंड दैट्स व्हाई जब कभी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म वाले रिकरेंसेस अगर हमको दिया है और इन रिकरेंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो इन ऑर्डर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ रिकरेंसेस वी हैव टू गो फॉर चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। इसलिए जैसे ही आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में देख लेते हैं कि रिकरेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n वगैरह वाली टर्म अगर आ रही है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर रिकरेंस को हमें चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है। तो इस रिकरेंस को देखेंगे हम कि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो जो गिवन रिकरेंस है उसको हम लिख लेंगे। हमारा गिवन रिकरेंस है t of n is equals to twice the square root of n plus log n, और इसे कह दिया हमने इक्वेशन 1। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन रिकरेंस है उस गिवन रिकरेंस को हमने कह दिया इक्वेशन 1। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एज फार एज गिवन रिकरेंस इज कंसर्न, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स टर्म कौन सा है। कॉम्प्लेक्स टर्म कौन सा है? कोई ऐसा टर्म जो नॉन फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। तो t of n बात ठीक है, log n यहाँ तक के बात ठीक है, लेकिन t ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म लग रहा है। और जब कभी भी रिकरेंस की टर्म जब कॉम्प्लेक्स बनती है तब उस कॉम्प्लेक्स टर्म के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अप्लाई किया है, पुट m is equals to log 2 of n। तो जब जब आपके रिकरेंस में स्क्वायर रूट ऑफ n वाला टर्म आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ n वाला टर्म जब जब आएगा तब आपको ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अप्लाई करना है। और सब्स्टिट्यूशन रहेगा
m इज इक्वल टू log 2 ऑफ n। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में आप यहाँ देख सकते हैं, यह है हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में स्क्वायर रूट ऑफ n को नॉन फॉर्मेट में लाने के लिए हमने एक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया, और सब्स्टिट्यूशन है पुट m इज इक्वल टू log 2 ऑफ n इन इक्वेशन 1। अगर m इज इक्वल टू log 2 ऑफ n अगर है तो n यानी कितना होगा, n उसका रिवर्स, रिवर्स यानी क्या होगा, n विल बी इक्वल टू 2 raised to power of n। नाउ व्हाट वी हैव, if n is equals to 2 raised to power of m, therefore what will be the value of n raised to power 1/2। तो हमने दोनों साइड में क्या किया, जो पावर है वो पावर को आधा कर दिया, पावर को आधा अगर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया n raised to power 1/2, it will be equals to 2 raised to power m/2, getting it? And after that n raised to power 1/2 means what, n raised to power 1/2 means square root of n। so therefore for square root of n we have the term 2 raised to power m/2। तो इन दिस वे हमारा जो कॉम्प्लेक्स टर्म था स्क्वायर रूट ऑफ n, इस स्क्वायर रूट ऑफ n को कहीं ना कहीं हम पावर वाली टर्म में लेके आ रहे हैं, और पावर वाला टर्म अभी क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 2 raised to power m/2। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू with respect to this substitution, now we have to modify the equation 1। अब इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करेंगे। इक्वेशन 1 में मॉडिफाई करते वक्त हमने क्या किया, t raised to power n को n इज इक्वल टू हमने परफॉर्म किया था सब्स्टिट्यूशन 2 raised to power m, इसलिए t of n will become t of 2 raised to power m, then twice t, therefore here we have twice t, square root of n, so square root of n will become 2 raised to power m/2, so therefore this term will become twice t 2 raised to power m/2, then log n will become log of 2 raised to power of m। and now what we have to do, we have to simplify this particular equation। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगा t of 2 raised to power of m is equals to twice t 2 raised to power m/2 plus m। now how this m is calculated, so this m will be equals to log of 2 raised to power of m will be equals to log of 2 raised to power of m will be equals to log 2 the base 2, here we have log 2 the base 2, and log 2 the base 2 will become 1, therefore this particular value will become 1, and therefore we have equation 2 as t of 2 raised to power of m will be equals to twice t of 2 raised to power m/2 plus m। तो इन दिस वे इक्वेशन 1 को हमने कहीं ना कहीं इक्वेशन 2 में मॉडिफाई कर दिया। अभी अगर आप देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 1 में का जो कॉम्प्लेक्स टर्म था, ये कॉम्प्लेक्स टर्म मॉडिफाई होके कुछ अलग तरीके का बन गया। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर चेंज ऑफ फॉर्म। तो हमारा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का फॉर्म हमें चेंज करना है। तो इक्वेशन 2 में जो इक्वेशन हमारे पास था वो इक्वेशन था t of 2 raised to power m is equals to twice t 2 raised to power m/2 plus m। ये इस पर्टिकुलर रिकरेंस को अभी हमें t के फॉर्म से s के फॉर्म में लेके आना है। तो ध्यान रहे, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से जब कभी भी हम रिकरेंस सॉल्व करते हैं तो रिकरेंस सॉल्व करते वक्त हमारा सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है, और सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करके कॉम्प्लेक्स टर्म को पावर वाली टर्म में लेके आना है। तो इन दिस वे वी हैव डन द थिंग्स, एंड आफ्टर दैट हमारा जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन का फॉर्मेट ही हमें चेंज करना पड़ता है, यानी t के फॉर्म से अभी हमें s के फॉर्म में लेके आना है। तो t के फॉर्म में जो इक्वेशन था उस t के फॉर्म वाले इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन 3 में कन्वर्ट करा रहे हैं, यानी s के फॉर्म में। इसलिए अभी हमने ये फिर से सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है, एंड सेकंड सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये है कि हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट s ऑफ m इज इक्वल्स टू t ऑफ 2 raised to power m। यानी इक्वेशन 2 में जहां जहां आपको t ऑफ 2 to the power m ये वाला टर्म मिल रहा है, वो हर t ऑफ 2 to the power m के लिए हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे s ऑफ m। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है वो है t ऑफ 2 to the power m इज इक्वल्स टू ट्वाइस t 2 to the power m/2 प्लस m। इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां t ऑफ 2 to the power m है वहां वहां हम परफॉर्म करेंगे s ऑफ m। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से जब कभी भी हमें रिकरेंस सॉल्व करना होता है तो रिकरेंस सॉल्व करते वक्त हमें इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। अब इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज क्यों करना पड़ता है, इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जिस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन का फॉर्मेट हमारे लिए सॉल्वेबल नहीं था किसी भी मेथड से, ताकि उस रिकरेंस को हम सॉल्व कर सके। देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर चेंज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकरेंस। इसलिए हम अभी इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां t ऑफ 2 to the power m दिखाई दे रहा है वहां वहां परफॉर्म करेंगे आप s ऑफ m।
तो यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन 2 को हमने मॉडिफाई किया, t ऑफ 2 टू द पावर m दैट विल बी इक्वल टू द s ऑफ m। अगर t ऑफ 2 टू द पावर m की जगह अगर हम s ऑफ m लिख रहे हैं तो t ऑफ 2 टू द पावर m by 2 की जगह क्या लिखेंगे, तो t ऑफ 2 टू द पावर m by 2 की जगह हम लिखेंगे s ऑफ m by 2। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे t 2 टू द पावर m है तो यहाँ m आ रहा है, जब यहाँ 2 टू द पावर m by 2 आएगा तो यहाँ पर भी m by 2 आएगा। Therefore, by that concept now what we have done, जितने भी हमारे रिकरेंस वाले टर्म है वो रिकरेंस वाले टर्म को ही हम मॉडिफाई करेंगे, नॉन रिकर्सिव टर्म को हमें मॉडिफाई नहीं करना है, इस चीज को हम समझेंगे। इक्वेशन 2 में पहला टर्म था t वाला टर्म, t ऑफ 2 टू द पावर m, इसलिए हमने उसको लिखा s ऑफ m। सेकंड टर्म है t ट्वाइस t ऑफ 2 टू द पावर m by 2, इसलिए उसको लिखा ट्वाइस s m by 2, क्यों, क्योंकि t ऑफ 2 टू द पावर m by 2 को हमने लिखा s ऑफ m by 2। और अभी थर्ड टर्म अगर आप देखते हैं इक्वेशन 2 में तो दैट इज m। अब ये रिकर्सिव टर्म है क्या, रिकर्सन का मतलब रिकर्सिव टर्म किसे कहेंगे, अगर कोई टर्म t की फॉर्म में है तब, लेकिन यहाँ ओनली m है और ओनली m यानी हमारा रिकर्सिव टर्म नहीं है, और ओनली m रिकर्सिव टर्म अगर नहीं है तो इस m को हमें एज इट इज लिखना है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, जब हम रिकरेंस का फॉर्मेट चेंज करते हैं तब ओनली वी हैव टू मॉडिफाई द रिकर्सिव टर्म्स ओनली, नॉन रिकर्सिव टर्म के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। वी डोंट हैव टू चेंज, वी हैव टू कीप ऑल नॉन रिकर्सिव टर्म एज इट इज, इसलिए यहाँ पे m था तो m को हमने एज इट इज लिखा। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन 2 जो था उस इक्वेशन 2 को हम इस इक्वेशन 3 में लेके आए, और इक्वेशन 3 जो बन रहा है दैट इक्वेशन इज s ऑफ m इज इक्वल्स टू twice s of m by 2 plus m। Now carefully look at this equation 3। तो इक्वेशन 3 की तरफ अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन 3 जो है वो है s of m is equals to twice s m by 2 plus m। अब ये वाला रिकरेंस हमें नॉन फॉर्मेट में दिख रहा है, तो सिंपली हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ दिस गिवन रिकरेंस। तो गिवन रिकरेंस का फॉर्मेट आपको दिखाई देगा कि ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है। क्यों लॉगरिथमिक रिकरेंस, क्योंकि लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट जो होता है वो होता है t ऑफ n इज इक्वल टू atn by 2 प्लस f ऑफ n, जहाँ पे a की वैल्यू a क्या x से बड़ी होनी चाहिए और b की वैल्यू डेफिनेटली x से बड़ी होनी चाहिए। तो जनरल टेम्पलेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है और b की भी वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, f ऑफ n की वैल्यू दिखाई दे रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गिवन रिकरेंस कौन सा है, लॉगरिथमिक रिकरेंस। नाउ व्हाट इज योर एम, हमारा एम ये है कि इस पर्टिकुलर रिकरेंस को अभी हम सॉल्व करें। तो इस रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए आप लॉगरिथमिक रिकरेंस सॉल्व करने के लिए जो भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं वो टेक्निक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टेक्निक आपकी हो सकती है मास्टर मेथड, वो टेक्निक हो सकती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर कोई और टेक्निक भी हो सकती है। बट हमने देखा था लॉगरिथमिक रिकरेंस से सॉल्व करने का सबसे फास्ट टेक्निक या सबसे अच्छा टेक्निक अगर कोई है तो वो है इजी वाला टेक्निक जिसे हम कहते हैं मास्टर थ्योरम। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिकरेंस 3 व्हिच इज अ लॉगरिथमिक रिकरेंस विद द हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। तो यहाँ तक अभी हम समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से गिवन रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किया। तो गिवन रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए गिवन रिकरेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, यानी किसी भी नॉन फॉर्मेट में नहीं था, ना वो होमोजेनियस था, ना वो इनहोमोजेनियस था, ना वो लॉगरिथमिक था। तो जब कभी भी तीनों फॉर्मेट में अगर रिकरेंस नहीं है तो फिर हमें सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया था यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ m। सेकंड, जो रिकरेंस मिला उस रिकरेंस का फॉर्मेट ही हमने चेंज किया था, हमने n की फॉर्मेट से m की फॉर्मेट में रिकरेंस को लेके आए थे, यानी t की फॉर्मेट से s के फॉर्मेट में लेके आए थे, और s की फॉर्मेट में जो रिकरेंस हमको मिला वो रिकरेंस है लॉगरिथमिक रिकरेंस, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व दिस रिकरेंस विद द हेल्प ऑफ मास्टर्स थ्योरम। तो अभी इस लॉगरिथमिक रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करते वक्त 3 स्टेप प्रोसीजर होती है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये b और f ऑफ n का वैल्यू क्या है, दिस इज व्हाट अवर स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में हमें LHS एंड RHS कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे LHS का वैल्यू होता है n रेज़ टू द पावर log टू द बेस b, और राइट हैंड साइड का वैल्यू होता है f ऑफ n। और जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यूज मिलेंगे फिर हमें चेक करना पड़ता है कि मास्टर थ्योरम का कौन सा केस एप्लीकेबल रहेगा, केस 1, केस 2 या केस 3, and accordingly we have to apply the suitable case and then we have to find out the complexity of master theorem, complexity of given recurrence by the help of master theorem।
तो अभी पहला स्टेप हम अप्लाई करेंगे। हियर वी हैव टू गो फॉर द आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ ए। तो गिवन रिकरेंस कौन सा है? इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में हम देखेंगे, इक्वेशन 3 इज एस ऑफ एम इज इक्वल टू ट्वाइस एस एम बाय 2 प्लस एम। अब इस रिकरेंस को अगर हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस के साथ, तो जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस क्या है? टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। तो ये दोनों रिकरेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करो। We will get the value of A as 2, value of B as 2 and value of F of n that will become m। अब हमारा m क्या था? A की वैल्यू A के 1 से बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास 2 है यानी है। B की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, हमारे पास 2 है यानी है। तो देयरफॉर गिवन रिकरेंस इज अ लॉगरिथमिक रिकरेंस। तो अभी हम मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टेप 2, कंप्यूट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है n रेज़ टू द पावर log टू द बेस p और राइट हैंड साइड होता है f ऑफ n। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो a का भी वैल्यू 2 है और b का भी वैल्यू 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो रहेगा n रेज़ टू द पावर log टू द बेस p। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने n ना लिखते हुए m लिखा है। क्यों? क्योंकि जनरल टेम्पलेट जो है वो रिकरेंस टी ऑफ n के लिए है, जबकि गिवन रिकरेंस जो है वो s ऑफ m की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए n की जगह हमें लिखना पड़ेगा m। देयरफॉर हियर वी हैव m raised to the power log a to the base b and f of n will be equals to m। अब log a to the base b यानी log to the base 2 का वैल्यू होता है 1, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया m, जबकि राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ है f of n that is m, therefore right hand side is m। In this way we have computed the left hand side and right hand side। Now we have to go for step number 3। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 बोलता है कि on the basis of comparison of left hand side we have to identify the suitable case of Pascal theorem। अब लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू m है और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू m है, यानी दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। तो जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा तो अभी हमें चेक करना है कि मास्टर थ्योरम के हिसाब से जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होते हैं तो मास्टर थ्योरम का कौन सा केस एप्लीकेबल होता है। तो सिंपलीफाइड मास्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है तब T of n will be given by LHS into log n and this will be by case 2। तो as far as given recurrence is concerned हमारा केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि केस 1 तब जब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, और केस 3 तब जब राइट हैंड साइड बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड एंड रेगुलरिटी कंडीशन इज ट्रू। जबकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जब सेम है तो केस 2 एप्लीकेबल होता है, और केस 2 के हिसाब से मास्टर थ्योरम की कॉम्प्लेक्स गिवन रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी दैट विल बी थीटा ऑफ एलएचएस इनटू लॉग n। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम के लिए हमें केस 2 अप्लाई करना पड़ेगा, और बाय केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम हमारा गिवन रिकरेंस जो है एस ऑफ एम, ये एस ऑफ एम की कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो रहेगी थीटा ऑफ एलएचएस इनटू लॉग m। अब एलएचएस कितना है m, इसलिए s of m will be equal to theta of m log m। such type of answer we will get। तो इन दिस में हमारा जो रिकरेंस था s of m, ये s of m को हमने सॉल्व कर दिया, और s of m की कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी हमको मिल गई बाय केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम थीटा ऑफ m इनटू log m दैट इज थीटा ऑफ m log m। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है क्या? तो हमारा गिवन रिकरेंस जो था वो टी ऑफ एन की फॉर्म में था, लेकिन हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया दैट इज फॉर एस ऑफ एन। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमने जो रिकरेंस को टी फॉर्मेट से एस की फॉर्म में लाया था उसके लिए ये वाला आंसर है। देयरफॉर दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गिवन रिकरेंस जो था वो है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस लॉग एन, गिवन रिकरेंस इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 को हमने मॉडिफाई किया t of 2 to the power m is equals to twice t 2 to the power m by 2 plus m मॉडिफाई किया था बाय सब्स्टिट्यूशन n is equals to 2 to the power m। और फिर हमने उस पर्टिकुलर रिकरेंस का फॉर्मेट चेंज किया t की फॉर्म से s की फॉर्म में, और फिर हमको इक्वेशन मिला s of m is equals to twice s m by 2 plus m चेंज ऑफ फॉर्म। और अभी हमको जो आंसर मिला है दैट आंसर इज फॉर s of m थीटा ऑफ m log n। ये इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने जो कुछ भी लिखा है वो समरी है कि हमने अभी तक के क्या सॉल्व किया। तो हमने सॉल्व किया इक्वेशन 1 गिवन रिकरेंस, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया और टी की फॉर्म में इक्वेशन को लेके गए, रिकरेंस का फॉर्मेट ही चेंज किया टी के फॉर्म से एस के फॉर्म में, और फिर मास्टर थ्योरम अप्लाई करके हमको आंसर मिला एस ऑफ एम इज इक्वल टू थीटा ऑफ एम लॉग एन।
but this is not the final answer. This is the answer for the recurrence which is in the form of yes. यानी इस पर्टिकुलर रिकरेंस के लिए आपको आंसर मिला. हमको आंसर किसके लिए चाहिए? टी के लिए चाहिए. तो therefore this is not the solution to form yes. This is the solution to form yes, but not to t. T फॉर्म के लिए सॉल्यूशन नहीं है. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर टी फॉर्म. अब टी फॉर्म के लिए कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? तो टी फॉर्म के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रिकरेंस मिला यम की फॉर्म में, इस यम की फॉर्म को हमें कहीं ना कहीं टी की फॉर्म में लेके जाना है, एम की फॉर्म में लेके जाना है. तो यस ऑफ यम को टी ऑफ एन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी यम और एन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप हमें पुट अप करनी पड़ेगी. तो रिलेशनशिप क्या थी? इन बिटवीन एम एंड एन. तो हमने रिलेशनशिप यानी सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया था. यम इज इक्वल्स टू लॉग 2 ऑफ एन. यू हैव टू रिकॉल, हमने सबसे शुरुआत में यही किया था. यम की वैल्यू हमने लॉग 2 ऑफ एन पुट अप किया था. इसलिए यस ऑफ यम इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ यम लॉग एम. जो सॉल्यूशन हमको मिला है वहां पे हमें यम की जगह लिखना पड़ेगा log 2 of m. So what we have? Our given solution is s of m is equals to theta of m into log m. अब m की जगह लिख देंगे log 2 of n. तो s of log 2 of n will be equals to theta of log 2 of n into log 2 of n. क्यों? क्योंकि m की जगह हमने log 2 of n लिखा है और ये वाला log as it is रहेगा. इसलिए आप यहाँ अगर देखोगे केयरफुली तो you will look like this. Theta of log 2 of n into log 2 of n. And now what we have to do? Yes of log 2 of n का मतलब क्या है? Yes of log 2 of n का मतलब होगा t of n. Therefore t of n will be equal to theta of log 2 of n into log 2 of n, and this will be your final answer. तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो गिवन रिकरेंस था t of n is equals to twice t square root of n plus log n. इस पर्टिकुलर रिकरेंस के लिए हमें आंसर जो मिला है, that answer is t of n will be equals to theta of log 2 of n into log 2 of n. So this is about how to solve a recurrence by the method of change of variable. तो फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ या फिर आपको समराइज करा देता हूँ कि आपको चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से कभी भी रिकरेंस अगर सॉल्व करना है तो क्या करना है. पहली चीज, आपको रिकरेंस जो दिया हुआ रहेगा वो किसी ऐसे फॉर्मेट में दिया रहेगा. t of n is equals to twice t square root of n. स्क्वायर रूट वाली टर्म आपको दी हुई रहेगी. जब इस तरह का रिकरेंस अगर आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है. और सब्स्टिट्यूशन क्या परफॉर्म करना है? m इज इक्वल टू log 2 ऑफ n. और इस तरह का सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करके आपको रिकरेंस का फॉर्मेट चेंज करना है. क्यों? क्योंकि ये अननोन फॉर्मेट था और इस अननोन फॉर्मेट को इस तरह के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा. इस तरह के फॉर्मेट में लेके आने के बाद में भी ये नॉन फॉर्मेट नहीं है. आपको कहीं ना कहीं इस इंटरमीडिएट फॉर्मेट को लॉगरिथमिक फॉर्मेट में अगर लेके जाना है तो रिकरेंस का फॉर्मेट ही चेंज करना पड़ता है. फॉर्मेट यानी टी की फॉर्म से एस की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. तो जितने भी रिकर्सिव टर्म रहेंगे ये रिकर्सिव टर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं रिकर्सिव टर्म को हमने टी की फॉर्म से एस की फॉर्म में ली, रिकर्सिव टर्म को हमने टी के फॉर्म से एस के फॉर्म में लाए, जबकि नॉन रिकर्सिव टर्म को हमने एज इट इज लिखा. अब आपका रिकरेंस जो रहेगा ये कोई ना कोई नॉन फॉर्मेट में जाएगा. जैसे गिवन प्रॉब्लम के लिए हमने इस रिकरेंस को लॉगरिथमिक रिकरेंस में कन्वर्ट किया था. तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व किया और जैसे ही आपका लॉगरिथमिक रिकरेंस सॉल्व हो जाता है फिर ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये आपके जो चेंज किया हुआ फॉर्मेट था यानी यस फॉर्म के लिए सॉल्यूशन मिलता है. तो इस यस फॉर्म के लिए जो सॉल्यूशन मिला है इसको आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा यानी टी के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा. तो टी के फॉर्म में लेके जाने के लिए आपको फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना पड़ता है. देन यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर द रिकरेंस व्हिच विल बी इन द फॉर्म ऑफ टी ऑफ एन. और टी ऑफ एन क्या था? आपका ओरिजिनल रिकरेंस था. तो इस तरीके से आपको चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. So this is all about how to solve the recurrence whenever any recurrence is given to you and that recurrence is in the form of complex form. Then how to solve it or how to get the solution with the help of change of variable method. Now here we have to go for one more problem about how to solve the recurrence by the change of variable method. तो change of variable method से recurrences कैसे solve करते हैं ये स्टडी करने के लिए हम एक प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं. प्रॉब्लम दिया हुआ है solve the following recurrence by change of variable method.
तो यहाँ रिकरेंस जो दिया है वो रिकरेंस है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन। ये एग्जाम्पल 1 में हमने जो रिकरेंस देखा था वहां पे यहाँ पे +1 की जगह हमने प्लस एम लिखा था। तो देयर इज चेंज इन प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2। आप प्रॉब्लम 1 में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास गिवन रिकरेंस जो था वो log n था, बट हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हियर वी हैव +1, यानी हमारा प्रॉब्लम अलग है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिकरेंस बाय द मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। तो very first term we have to go for the substitution. So solution, given recurrence is t of n is equal to twice the square root of n plus 1. कॉम्प्लेक्स टर्म कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है, m इज इक्वल टू log 2 ऑफ n। इसलिए m इज इक्वल टू log 2 ऑफ n रहेगा तो n विल बी इक्वल टू 2 to the power m। Therefore n raised to power 1 by 2 will be equal to 2 raised to power m by 2. That is square root of n will be equal to 2 raised to power m by 2. And now what we have to do, we have to perform this substitution in equation 1. तो अभी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, t of n की जगह बन जाएगा t of 2 to the power m। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2 to the power m। सेकंड, twice t, therefore twice t square root of n, square root of n की वैल्यू है 2 raised to the power m by 2, therefore 2 to the power m by 2। और 1 जो है 1 को एज इट इज लिखना है बिकॉज इट इज होता कांस्टेंट टर्म, और जब 1 आपका कांस्टेंट टर्म है तो 1 को हमने एज इट इज लिखा है, एंड दैट्स व्हाई हमारा इक्वेशन 1 जो था वो इक्वेशन 1 था t of n is equal to twice the square root of 1। This recurrence has been modified to t of 2 to the power m is equal to twice t 2 to the power m by 2 plus 1। तो इस तरीके से हमारे पास मिल गया अभी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 का जो फॉर्म है t, उस t के फॉर्म से हमें s की फॉर्म में लेके जाना है। तो वी हैव टू स्टडी इक्वेशन 2 जो है ये t की फॉर्म में, आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 2 जो है वो t की फॉर्म में। अब इस t के फॉर्म के इक्वेशन को हमें s की फॉर्म में लेके जाना है, तो नया सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से 2 बार आपको सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना पड़ता है। पहला तो n को m में लेके जाने के लिए, और सेकंड t को s में लेके जाने के लिए। तो अभी t ऑफ 2 to the power m, इस टर्म के लिए हम लिखने वाले s ऑफ m, इसलिए सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया s ऑफ m इज इक्वल टू t ऑफ 2 to the power m। तो t of 2 to the power m in equation 2 will now become s of m। Twice t 2 to the power m by 2 will become twice s m by 2, and this 1 will become 1। Why? Because non recursive term को हम as it is लिखते हैं। Therefore नया जो इक्वेशन मिला हमको वो है s of m is equal to twice s m by 2 plus 1। Now in equation 3 whatever equation we got, that equation is in the form of known format, और इसका नॉन फॉर्मेट कौन सा है आप यहाँ देख सकते हैं। इक्वेशन 3 में जो इक्वेशन मिला है ये इक्वेशन हमारा लॉगरिथमिक रिकरेंस है, और इस लॉगरिथमिक रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करें। अब आपको पता है कि मास्टर थ्योरम से रिकरेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मास्टर थ्योरम से रिकरेंस को सॉल्व करने का सिंपल 3 स्टेप प्रोसीजर है। ए बी एफ ऑफ एन फाइंड आउट करो, एलएचएस और आरएचएस कैलकुलेट करो, दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के हिसाब से केस 1 केस 2 केस 3 में से कौन सा केस एप्लीकेबल है ये आइडेंटिफाई करो। जो भी केस एप्लीकेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कंप्यूट द कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टेप 1, गिवन रिकरेंस है s ऑफ m इज इक्वल टू ट्वाइस s m by 2 plus 1। इस पर्टिकुलर रिकरेंस को जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस के साथ हम कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्मेट है हमारा t ऑफ n इज इक्वल टू atn by b plus f of n। ये का वैल्यू आपको मिला है 2, b का वैल्यू आपको मिला है 2, और f ऑफ n का वैल्यू मिला है आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक रिकरेंस है। क्यों, क्योंकि ये की वैल्यू 1 की है 1 से बड़ी, b की वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी। देयरफॉर इस रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो। तो स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया n रेज़ टू द पावर log e to the base b, राइट हैंड साइड कैलकुलेट किया f ऑफ n। तो n रेज़ टू द पावर log e to the base b में अभी n की जगह हम m लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन जो है m वेरिएबल के फॉर्म में, ये की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 है, इसलिए m रेज़ टू द पावर log टू द बेस 2, जिसकी वैल्यू मिल रही है 1। क्यों, क्योंकि log टू द बेस 2 का वैल्यू होगा 1, तो m रेज़ टू पावर 1 दैट इज m, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। जबकि राइट हैंड साइड अगर कैलकुलेट करते तो राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है 1,
और 1 का मतलब है m रेस्ट टू द पावर 0। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। लेफ्ट हैंड साइड m2 रेस्ट टू द पावर 1 है, जबकि राइट हैंड साइड m रेस्ट टू द पावर 0 है। तो कहीं ना कहीं आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बड़ा है। तो नाउ इन स्टेप नंबर 3 हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड बड़ा होने की वजह से सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम की तरफ अगर जाते हैं तो हमारा सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम बोलता है कि केस 1 ऑफ मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल इफ लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। So as far as solving the given recurrence, we have to apply case 1 of master theorem. And as far as case 1 of master theorem is concerned, complexity of recurrence will be given by T of n will be equal to theta of LHS. और LHS हमको मिला m raised to the power 1. That's why here S of m will be equal to the theta of LHS. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जिस रिकरेंस को सॉल्व किया, रिकरेंस सॉल्व करने के बाद S of m will be equal to theta of LHS. अब थीटा ऑफ एलएचएस है ना क्या? थीटा ऑफ एम। तो एस ऑफ एम विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एम। तो अभी तक हमने जितना प्रॉब्लम सॉल्व किया एज फार एज दैट प्रॉब्लम इज कंसर्न, हम देख सकते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 हमारा गिवन रिकरेंस था। उस गिवन रिकरेंस को हमने मॉडिफाई किया बाय सब्स्टिट्यूशन n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ m या फिर m इज इक्वल टू log 2 ऑफ m, दोनों एक ही चीज है। ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करके हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला। इक्वेशन 2 था t of 2 to the power m is equal to twice t of 2 to the power m by 2 plus 1। और बाद में हमने इक्वेशन का फॉर्मेट ही चेंज किया, तो t के फॉर्म से s के फॉर्म में लेके गए, तो रिकरेंस मिला s of m is equal to twice s m by 2 plus 1। और फाइनली हमने मास्टर थ्योरम जब अप्लाई किया तो मास्टर थ्योरम अप्लाई करने के बाद s of m is equal to theta of m, ये वाला आंसर मिला। बट दिस इज द आंसर और दिस इज द सॉल्यूशन टू द रिकरेंस इन s, नॉट इन t। हमारा गिवन रिकरेंस t फॉर्म में है, जबकि सॉल्यूशन जो मिला है वो इस फॉर्म में मिला है। देयरफॉर हमें फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा जहां पे हम m को किसी ना किसी तरह n के साथ रिलेट कर सके। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, हियर वी हैव टू गो फॉर बैक सब्स्टिट्यूशन। और बैक सब्स्टिट्यूशन ये रहेगा कि m इज इक्वल टू log 2 ऑफ n, इस पर्टिकुलर वैल्यू को अभी हम सब्स्टिट्यूट करें। तो हमारा जो सॉल्यूशन मिला था वो सॉल्यूशन क्या है? s ऑफ m इज इक्वल टू थीटा ऑफ m। तो s ऑफ m इज इक्वल टू थीटा ऑफ m में हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं m is equals to log 2 of n, इसलिए इक्वेशन बनेगा s of log 2 of n will be equals to theta of log 2 of n। अब s of log 2 of n का मतलब क्या है? t of n, therefore t of n will becomes theta of log 2 of n। तो finally we got the answer for t of n will be equals to theta of log 2 of n। तो in this way this was another problem जिसको हमने स्टडी किया कि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो we have to go for one more assignment problem। तो यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया आपके लिए, इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस बाय चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। तो आपको रिकरेंस जो दिया है वो रिकरेंस है t of n is equal to twice t n by 2 plus n, twice t n by 2 plus n। तो दिस इज व्हाट अ रिकरेंस गिवन टू यू। अब अगर आप चाहे तो इस पर्टिकुलर रिकरेंस को डायरेक्टली मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज ये आपका लॉगरिथमिक रिकरेंस ही दिख रहा है। लेकिन अगर आपको पूछा है, पर्टिकुलरली आपको अगर पूछा है कि सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिकरेंस बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, तो चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए पूछा है, तब आपको रिकरेंस को चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करते वक्त पहले सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है और फिर रिकरेंस का फॉर्मेट चेंज करना और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये सारे स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू थिंक केयरफुली कि जो भी गिवन रिकरेंस दिया है, इस गिवन रिकरेंस में आप क्या सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करने के बाद इस रिकरेंस का कैसे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, एंड देन हाउ डू यू कैन सॉल्व द रिकरेंस। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने इसके पहले वाले दो प्रॉब्लम्स में या दो एग्जांपल्स में स्टडी किए हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू अप्लाई फॉर सॉल्विंग दिस एग्जांपल नंबर 3। So this is all from my side about how to solve the recurrence by change of variable method. Thank you.